नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम देखने वाले हैं डी.फार्म सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसको पहले फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता था। अभी नए सिलेबस में इसको फार्मेसी लॉ और एथिक्स कहा जाता है। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आज हम देखने वाले हैं, वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो व्हाट इज लॉ? तो लॉ किसे कहा जाता है? तो लॉ आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल कंडक्ट इन ह्यूमन इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो ध्यान में रखना, लॉ क्या है? लॉ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल इन सोसाइटी। ध्यान में रखना, ह्यूमन का जो बिहेवियर है सोसाइटी में, वो कंट्रोल करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए। तो इसको हम लॉ बोलेंगे। लॉ आर स्टैट्यूटरी बाइंडिंग ऑन एवरी पर्सन इन द नेशन और द स्टेट। तो ध्यान में रखना कि लॉ ये स्टैट्यूटरी बाइंडिंग है। स्टैट्यूटरी बाइंडिंग का मीनिंग क्या है? मतलब जो जो भी व्यक्ति या फिर कोई इंसान किसी राज्य में या फिर किसी देश में रह रहा है, तो उस देश और राज्य के कानून जो रहते हैं वो उसके लिए मतलब वो उससे बंधा हुआ रहता है। तो ध्यान में रखना कि लॉ आर द स्टैट्यूटरी बाइंडिंग ऑन द पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन स्पेसिफिक स्टेट और नेशन। he that all the law are mandatory to be followed for that person. तो ध्यान में रखना, law are mandatory and violation of which may result in punishment in terms of imprisonment or fine or both. तो ध्यान में रखना कि लॉ ये मैंडेटरी है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, यहाँ पे वायलेशन ये एक शब्द आया है। ध्यान में रखना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड्स है वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आपको उसी शब्दों का इस्तेमाल करना होगा एग्जाम जब आप लिखते हो उस टाइम में। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वायलेशन मतलब क्या? उल्लंघन, किसी कानून का उल्लंघन करते हैं। ब्रीचेस, ये और एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ब्रीच मतलब क्या? ब्रेक करना, कानून को तोड़ना। तो ध्यान में रखना कि किसी अगर कानून का या फिर किसी कायदे का आप उल्लंघन करते हैं, मतलब वायलेशन करते हैं, तो आपको पनिशमेंट होगी। ऑब्वियसली पनिशमेंट होगी। तो पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग क्या है? कारावास और फाइन और बोथ। तो अगर आप किसी कानून को तोड़ते हैं तो आपको सजा के तौर पे कारावास हो सकता है या फिर फाइन लग सकता है या फिर दोनों भी। ये इसका मीनिंग है। तो ध्यान में रखना, लॉ आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन to control conduct of human individual in society, and law are the statutory binding on the person who is residing in the specific state or nation, and law are the mandatory and violation of which may result in punishment in terms of imprisonment or fine or both. देन नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मतलब इतिहास क्या रहा है इसका? मतलब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन या फिर फार्मास्यूटिकल जो लॉ है वो बनने के पीछे का इतिहास क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया केमिस्ट शॉप वाज ओपन इन अबाउट 1811 by Mr. Bathgate, who came to India with East India Company in Calcutta. After 100 years, this firm started manufacturing of spirit and tincture. तो ध्यान में रखना कि इंडिया में फर्स्ट टाइम केमिस्ट शॉप मिस्टर बाथगेट ने 1811 में खोली थी कलकत्ता में, और उसी फर्म ने एक 100 साल के बाद में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया था टिंचर और स्पिरिट का। ध्यान में रखना, इस पे सवाल पूछा जा सकता है आपको कि who started the first chemist shop in India? तो it was a Mr. Bathgate who came to the India with East India Company in Calcutta, who started first chemist shop in 1811. साल भी important है, वो ध्यान में रखना। 1811 Mr. Bathgate who started first chemist shop in India. Then another firm, एक firm है स्मिथ Stanistreet and Co. Company started apothecary shop in 1821 and commenced the manufacturing in 1918. तो ध्यान में रखना, और एक फर्म है स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट एंड कंपनी, जिन्होंने दूसरा केमिस्ट शॉप ओपन किया था 1821 में, और उसी फर्म ने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी 1918 में। मतलब नियर अबाउट उसके 98 साल बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन है Bengal Chemical and Pharmaceutical Work is a small factory started by Acharya Prafulla Chandra Ray in 1901 in Calcutta. ध्यान में रखना, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी ने 1901 में कलकत्ता में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री स्टार्ट की थी। सो आई होप सो ये सारी चीजें आपकी समझ में आई है। नेक्स्ट, in 1903, under the leadership of Professor T.K. Gujjar, a small factory at the Parel in Mumbai was started
which led to the development of the other pharmaceutical unit, the Alembic Chemical Work Limited, बड़ौदा। तो ध्यान में रखना कि 1901 में हमने देखा कि जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी है, उन्होंने कलकत्ता में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क नाम की एक फैक्ट्री का गठन किया, मतलब उसकी स्थापना की और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। वही 1903 में प्रोफेसर टी के गुज्जर, ध्यान में रखना ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1903 में प्रोफेसर टी के गुज्जर ने परेल में, मतलब परेल ये कहाँ पे है, मुंबई में, एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल फैक्ट्री फार्मास्यूटिकल की चालू की थी। और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, एक दूसरा यूनिट उन्होंने इसका डेवलप किया बड़ौदा में, गुजरात में। उसका नाम था अलेम्बिक केमिकल वर्क लिमिटेड, बड़ौदा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी आपको एमसीक्यू बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। Then these units were not sufficient to fulfill the requirement of Indian public in those days, and most of the medicine were being imported from the abroad, especially from the United Kingdom, that is UK, France and Germany। तो ध्यान में रखना कि उस टाइम में ये जो फैक्ट्रीज थी, जो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने ये इस्टेब्लिश की थी या फिर चालू की थी, और अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल वर्क लिमिटेड जो प्रोफेसर टी के गुज्जर जी ने चालू की थी, तो ये सफिशिएंट नहीं थी इंडियन पीपल की जो मेडिसिन की डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए। तो उस टाइम में क्या हो रहा था कि अब्रॉड से, मतलब विदेश से बहुत सारे मेडिसिन इंपोर्ट किए जा रहे थे, मतलब आयात किए जा रहे थे अपने देश में, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड से, फ्रांस से और जर्मनी से। देन द सिचुएशन वाज चेंज विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो वह फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में सिचुएशन क्या हो गई, चेंज हो गई, एंड चीपर ड्रग वेर इंपोर्टेड फ्रॉम द अब्रॉड। तो अब्रॉड से, मतलब विदेश से चीपर, सस्ते ड्रग अब्रॉड से हमारे देश में आयात किए जाने लगे। एंड देयर वर आल्सो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडिजिनस ड्रग की उस टाइम में भी डिमांड थी, लेकिन द इंडियन एंड फॉरेन कंसर्न इसकी वजह से क्या हो गए, कंपटीशन में आ गई। तो कंपटीशन में आने की वजह से क्या हो गया, द इंडियन मार्केट गॉट फ्लडेड विद इंफीरियर, सबस्टैंडर्ड एंड इवन हार्मफुल ड्रग। तो सबस्टैंडर्ड, हार्मफुल और इंफीरियर क्वालिटी के ड्रग से इंडियन मार्केट भर गया, और उसी की वजह से अलग अलग कानून तैयार किए गए। देन नेक्स्ट, in those days, Opium Act 1858, Opium Act 1878, Opium Poison Act 1919 एंड डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 वेरी इन एग्जिस्टेंस। तो उस टाइम में क्या था कि अंग्रेजों ने भी कुछ कानून बनाए थे, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल रहे, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे सरकार का नियंत्रण रहे, इसलिए उन्होंने कानून बनाए थे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थे ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो उस टाइम में क्या था, ओपियम एक्ट 1858, ओपियम एक्ट 1878 और पॉइजन एक्ट 1919 और डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, ये 4 कानून बनाए गए थे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थे। और सो लेटर ऑन इंडियन गवर्नमेंट इनैक्ट एंड इन्फोर्स वेरियस लॉज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इनैक्ट का मीनिंग, यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया मैंने, इनैक्ट मतलब क्या, टू पास द लॉ, मतलब किसी कानून को पास करने की प्रोसीजर जो रहती है उसको इनैक्ट बोला जाता है। एंड इन्फोर्समेंट का मीनिंग क्या है, इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना वो कानून को, तो उसको इन्फोर्स बोला जाता है, इन्फोर्समेंट। तो कौन कौन से कानून थे वो इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम टू टाइम बनाए, तो सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर 1945। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बनाया, और उसमें उसके जो प्रोविजंस थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1945 में कुछ रूल्स फ्रेम्स किए गए, तो इसीलिए उसके बाद में उसको कहा गया ड्रग एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर 1945। तो ध्यान में रखना कि इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि ये कौन सा कानून कब पास किया गया। तो ध्यान में रखना कि ऐसा सवाल पूछा जाता है, व्हेन द ड्रग एक्ट वाज पास। तो ध्यान में रखना कि 1940 में, तो उसका आंसर 1940 रहेगा, ना कि 1945। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर 1945। उसके बाद में फार्मेसी एक्ट 1948 में पास किया गया। उसके बाद ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, मतलब अगर कोई गलत ये करता है, गलत एडवर्टाइजमेंट करता है, फॉर एग्जांपल कोई क्लेम करता है कि जो इनक्यूरेबल डिसीज है, शेड्यूल जे में जो दिए गए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल जे में जो डिसीज दिए गए हुए हैं, इनक्यूरेबल डिसीज, उसको क्लेम करने का कोई, अगर उसको क्योर करने का कोई क्लेम करता है, तो वो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट है। तो ऐसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करने के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 में पास किया गया, ध्यान में रखना। मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, तो ये जो अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन रहते हैं उन पे एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए ये कानून पास किया गया था। हालांकि ये पुराने सिलेबस में आपके इसमें ऐड था, लेकिन नए वाले सिलेबस में ये नहीं है। मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए और एमसीक्यू बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने इसमें ऐड करके रखा है। देन
प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, उसके बाद में 1960 में ये कानून पास किया है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, तो ये भी कानून आपके नए सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस में था, लेकिन यहाँ पे मेंशन करने का एक ही रीजन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके साल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो एनडीपीएस एक्ट पास किया गया 1985 में। एक्चुअली एनडीपीएस एक्ट जो है ये नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए, तो ये एक्चुअली ये कंपाइलेशन है ओपियम एक्ट 1858, 1878 और डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 का। मतलब ये तीनों कानून का एक कंपाइलेशन करके एक सिंगल कानून बनाया गया, और उसमें स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रोविजन ऐड की, ताकि जो भी नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उन पे सरकार का नियंत्रण रह सके। तो ध्यान में रखना, एनडीपीएस मतलब क्या, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में पास किया गया था। उसके बाद में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 एंड 2013, तो ये डीपीसीओ रहता है, ये एक्चुअली ये ऑर्डर है, लेकिन ये पास करने की जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट को, ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के सेक्शन 3 के तहत मिलती है। मतलब भारतीय जीवनावश्यक वस्तु कायदा जो है उसके सेक्शन 3 का इस्तेमाल करके भारत सरकार ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पास करके जो दवाइयाँ रहती है, सामान्य जनता को जो कॉमन दवाइयाँ लगती है, वो दवाइयों की प्राइस कंट्रोल में रखने का काम सरकार करती है। तो ध्यान में रखना, दीज आर द एक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन। और है जो हमें देखने हैं नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी कब गठित की गई, क्यों की गई, और इसकी रिकमेंडेशन क्या थी। सो ड्रग इंक्वायरी कमेटी दैट इज डीईसी इज established under the chairmanship of Lieutenant Colonel R.N. Chopra in 1931, and which makes several recommendations to regulate import, manufacturing, sale, distribution of drug and cosmetic in India। तो ध्यान में रखना कि 1931 में लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एन. चोपड़ा की चेयरमैनशिप में ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया, और उसने सेवरल रिकमेंडेशन की कि ड्रग और कॉस्मेटिक के नियंत्रण के लिए, मतलब उनके मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट से लेके मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज तक जितने भी प्रोसेसेस है, वो सारे पे सरकार का नियंत्रण रहे, इसीलिए कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने की। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन से क्या मतलब क्या सिफारिशें की, ड्रग इंक्वायरी कमेटी की क्या सिफारिशें थी। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन, द कमिटी रिकमेंडेड टू इनैक्ट ड्रग लॉ टू कंट्रोल इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया। तो ड्रग लॉ का इनैक्टमेंट मतलब ड्रग लॉ पास किया जाए, ताकि ड्रग और कॉस्मेटिक के इंपोर्ट से लेके मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज तक सारे पे सरकार का नियंत्रण रह सके। सेकंड सिफारिश क्या थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल इन द स्टेट एंड सेंटर रिस्पेक्टिवली। तो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन किया जाए स्टेट में और सेंटर में। मतलब सेंटर, ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ये स्टेट एज वेल एज सेंटर में उसका गठन किया जाए, ये सेकंड सिफारिश थी डीईसी कमेटी की। देन थर्ड, फ्रेमिंग एजुकेशन रेगुलेशन टू डेवलप स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी एजुकेशन। तो एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम किया जाए ताकि फार्मेसी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सके। तो फ्रेमिंग एजुकेशन रेगुलेशन, तो एजुकेशन रेगुलेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया जाए ताकि फार्मेसी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, दर्जा जो है फार्मेसी एजुकेशन का हमारे देश में, वो बढ़ाया जा सके, ये इसके पीछे का उद्देश्य था। तो ध्यान में रखना, आपके जो डिप्लोमा डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म या फिर फार्म डी, ये सारे जो कोर्सेस इंडिया में चल रहे हैं ना फार्मेसी के, या इनका सिलेबस से लेके एग्जाम तक सारी चीजें ये कौन, एजुकेशन रेगुलेशन से ही पास होती है। ध्यान में रखना, डी फार्म से लेके फार्म डी तक सभी कोर्सेस जो है वो एजुकेशन रेगुलेशन से ही फ्रेम की जाती है। यहाँ तक कि आपका सिलेबस से लेके सारी चीजें, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा सर, सब सारी चीजें एजुकेशन रेगुलेशन में ही रहती है। देन टू कंपाइल इंडियन फार्माकोपिया विथ मोनोग्राफ ऑन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल फॉर कॉमन यूज। तो इंडियन फार्माकोपिया ये स्टैंडर्ड, अलग अलग कंट्रीज के स्टैंडर्ड बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, तो वैसे इंडियन फार्माकोपिया का गठन किया जाए विथ मोनोग्राफ, ताकि फार्मास्यूटिकल और ड्रग इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल कॉमन एज ए स्टैंडर्ड बुक किया जा सके। उसके बाद में establishment of CDL and state drug control laboratory in the center and state respectively। तो CDL मतलब क्या, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का और स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी का गठन किया जाए, ताकि जो भी टेस्टिंग वगैरह के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, मतलब स्टेट में अगर कुछ टेस्टिंग करनी है गवर्नमेंट को, तो वो स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी में वो सैंपल भेजा जाता है, और वही सैंपल सेंट्रल का कोई ऑफिसर रहा तो CDL को भेजता है। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, ये दोनों का गठन किया जाए, ये सिफारिश डीईसी कमेटी में दी गई थी। तो ध्यान में रखना, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है
डीईसी में, रिकमेंडेशन ऑफ डीईसी में। देन नेक्स्ट है वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। तो कौन से कानून है जो ड्रग और फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड है? सो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, देन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडियन पेटेंट डिजाइन एक्ट 1970, उसके बाद में ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट 1958, इपिडर्मिक डिसीज एक्ट 1897 और शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये सारे जो कानून है ना, ये आपको मतलब फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, ये हमें डिटेल में देखने नहीं है, ये सिर्फ आपको अगर पूछे गए तो आपको सिर्फ इनलिस्ट करने पड़ेंगे। सो आई होप सो फार्मेसी लॉ और इथिक्स का पहला चैप्टर आपकी समझ में आया। अगर इसमें कोई डाउट है या फिर कोई टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी, कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, इसमें ध्यान में रखना, संविधानिक भाषा है, तो उसको आप लिखते वक्त रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ आपको अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास करूंगा। यही वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।